हमने अध्ययन अभी तक ये कर लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किया जाता है। यद्यपि 1973 में इसका मैंने आपको कल उदाहरण देकर बताया, इसका उल्लंघन भी, वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन भी किया गया है। और जब श्री अजित नाथ रे सेवानिवृत्त हुए उसके बाद एक बार पुनः श्री HM बेग जो कनिष्ठ न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन इसका विरोध झेलना पड़ा कि जब 1973 में श्री अजित नाथ रे को बनाया गया तो 3 न्यायाधीशों श्री सेलेट, श्री ग्रोवर और श्री हेगड़े यानी न्यायाधीशों ने वरिष्ठता के उल्लंघन होने पर त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद जब श्री HM बेग को न्यायाधीश बनाया गया मुख्य न्यायाधीश तो श्री HR खन्ना ने भी त्यागपत्र दे दिया था। तभी से ये परंपरा स्थापित हो गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है यानी नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये संसद कानून बनाकर निर्धारित करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI प्लस संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की गई संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। तो मूल संविधान में 1+7 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल थे 8। और वर्तमान समय में 1+33 अर्थात 34 टोटल न्यायाधीश हैं। अब हमने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में तो अध्ययन कर लिया, अब हम करेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो विशेष प्रक्रिया जिसको हिंदी में बोलेंगे हम कोलेजियम व्यवस्था, या जिसको बोलेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामूहिकता का सिद्धांत। अभी कोलेजियम व्यवस्था या सामूहिकता का सिद्धांत क्या है, इसमें स्पष्ट दे रखा है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह को जरूरी मानना चाहिए। पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर की जाती है। इसी को बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोलेजियम सिस्टम। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे कोलेजियम व्यवस्था या न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामूहिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सीधा सा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के ही 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के संयुक्त परामर्श के आधार पर की जाती है। और ये परामर्श बाध्यकारी है, क्योंकि 1999 में एक वाद आया जिसको बोलते हैं दी प्रेसिडेंशियल वाद, या आप हिंदी में लिख सकते हो 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने
दी प्रेसिडेंशियल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का संयुक्त परामर्श होना चाहिए और वे भी एक मत से होना चाहिए। कितने मत से होना है? एक मत से, और ये बाध्यकारी है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेगा ही लेगा, और ये परामर्श एक मत होना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के संयुक्त परामर्श के आधार पर की जाती है। इसको कोलेजियम व्यवस्था या न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सामूहिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामूहिकता का सिद्धांत क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था को सही नहीं माना। उनका कहना था कि जो वर्तमान यानी जो कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें न्यायाधीशों की जवाबदेहीता नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें नियुक्तियों में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति भी हो सकती है, भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इन्होंने क्या माना? प्रधानमंत्री मोदी ने यह माना कि जो वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था है, इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति सही नहीं है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, इसमें न्यायाधीशों की जवाबदेहीता नहीं है, और इसमें आपको पता है कि भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक नया आपको पता है संस्था बनाई। आगे हम जिसके बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय, आगे हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अब नाम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय, इसमें दे भी रखा है, देखो मैं आपको लिखने के बजाय आपको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन क्यों किया गया। तो उसमें आपको सीधा सीधा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए, न्यायाधीशों की जवाबदेहीता को सुनिश्चित करने के लिए और भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। आपको पता है कि कोलेजियम व्यवस्था को रोका गया और उसकी जगह एक नई व्यवस्था की गई, और नई व्यवस्था के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको पता है कि मोदी सरकार ने इस यानी कोलेजियम व्यवस्था की प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 और 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित किया। यानी ये तो कानून बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? विधेयक। लेकिन बना कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम 13 अगस्त 2014 को ये लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उस समय विधेयक की संख्या क्या थी? 121वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसको बोलेंगे वो विधेयक किस नाम से था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक। वे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोकसभा से पारित हो गया। उसके जस्ट अगले दिन राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 14 अगस्त 2014 को, और 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पारित हो गया। उसके बाद आपको पता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के लिए इसको भेजा गया। तो वह आधे राज्य के विधानमंडल से अनुमोदन कब मिल गया? 31 दिसंबर अनुमोदन मिल गया। इसमें तारीख नहीं दे रही कि जल्दी मिल गया, अगस्त में मिल गया। उसके बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। और मंजूरी प्रदान करने के बाद आपको पता है कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। जो विधेयक की संख्या पहले क्या थी? 121वीं। अब उनकी, क्योंकि कुछ विधेयक आपको पता है गिर जाते हैं, वे उनको बहुमत नहीं मिल पाता, इसलिए अब जो 121वां संविधान संशोधन विधेयक है, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद, यानी संसद द्वारा पारित हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसकी संख्या क्या हो गई? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम। और उसके माध्यम से राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक ने किसका रूप धारण कर लिया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का रूप धारण कर लिया है। और 31 दिसंबर, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय ने उनको मंजूरी दी थी, कब दी थी? 31 दिसंबर 2014 को, उस दिन इनको गजट में प्रकाशित कर दिया गया। और केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को इस अधिनियम को प्रभावी होने की तिथि, यानी इसको लागू कर दिया। तो हम समझ रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त करके उसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक आयोग बनाया, जिसको बोले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम। ठीक है ना? अब ये अधिनियम बन तो गया, लेकिन इस अधिनियम को जब न्यायपालिका में चुनौती दी गई, यानी 99वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसके माध्यम से किसकी नियुक्ति की गई थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। जब न्यायपालिका में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 99वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्योंकि न्यायपालिका में अगर किसी विधेयक को चुनौती दी जाती है और न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उस अधिनियम की जांच करती है और जांच में ये पाया जाता है कि संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, यानी असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका में जब इस विधेयक यानी अधिनियम को जब चुनौती दी गई, तो इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायपालिका ने असंवैधानिक करार दे दिया। तो अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में पुनः कोलिजियम व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, क्योंकि NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था या सामूहिकता के सिद्धांत के माध्यम से ही होती है। अब हमने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि इसकी संरचना क्या है। हालांकि वर्तमान समय में इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, किंतु हम इनकी संरचना यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना के बारे में अवश्य अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की यानी संरचना या संगठन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 6 सदस्य होगा। कितने सदस्य होगा? 6 सदस्य होगा। ये 6 सदस्य में कौन कौन होंगे? सबसे पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष की गिनती सदस्यों में भी होती है। तो अध्यक्ष होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष होगा। पहली बात, एक सदस्य होगा। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसके सदस्य होंगे। कितने हो गए? 3। उसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, यानी कितने सदस्य हो गए? 4। इसके अलावा 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार ये कितने सदस्य हो गया? 6 सदस्य हो गए। अब 4 सदस्यों की स्थिति तो आपको क्लियर है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ये भी क्लियर है, 3 हो गए। उसके बाद ये भी क्लियर है कि भारत का विधि और न्याय मंत्री होगा।
लेकिन क्लियर स्थिति ये नहीं कि जो दो प्रबुद्ध व्यक्ति या विख्यात व्यक्ति होंगे वे कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो उसका आंसर भी नीचे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि दो प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्तियों का चयन किसके द्वारा किया जाएगा? एक समिति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक समिति के द्वारा किया जाएगा। अब उस समिति में कौन कौन होंगे ये ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरह समझना है। उल्लेखनीय है कि दो जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनका चयन कौन करेगी? एक समिति करेगी। उनका चयन कौन करेगी? एक समिति करेगी। अब उस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, पहली बात, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी CJI, और दो सदस्य हो गए। यानी उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, और यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े दल का नेता, यानी 3 व्यक्ति हो गए समिति में। यानी दो विख्यात जो व्यक्ति हैं NJAC के, उनका चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा। और उस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और अगर विपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता। यानी 3 सदस्यों मिलकर एक समिति बनती है। उस समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के या महिलाओं में से किया जाएगा। यानी दो व्यक्तियों की जो चयन है, जो विख्यात व्यक्तियों का चयन, वह एक समिति द्वारा किया जाएगा। उस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता होते हैं। उससे 3 सदस्यों से मिलकर जो समिति बनती है, उस समिति के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के, महिला और पुरुषों में से किया जाएगा। इस प्रकार ये 6 सदस्य हो गया। तो ये संरचना आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर की कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना बताइए, या 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्पष्ट कीजिए। तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जो 6 सदस्य होगा। 6 सदस्यों में हम दोबारा से बता देते हैं कि NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी का अध्यक्ष होगा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा भारत का विधि और न्याय मंत्री, इसके अलावा 2 विख्यात व्यक्ति, और उन विख्यात व्यक्तियों की आपको पता है का चयन प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता या विपक्ष के नेता से मिलकर बनी एक समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की महिला और पुरुषों में से किया जाएगा। हालांकि ये वर्तमान समय में ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 99वें संविधान संशोधन अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। उसके बाद यानी इसको संवैधानिक पीठ ने निरस्त कर दिया, असंवैधानिक कर दिया है। तो वर्तमान समय में भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से ही की जाती है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों को पद से हटाना। मैंने आपको पहले बता दिया कि यद्यपि इनका कार्यकाल सुरक्षित है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की अवधि तक कार्य करते हैं। इस अवधि से पूर्व उन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि महाभियोग किस आधार पर। सबसे पहले तो आधार देखना पड़ता है, तो इसका आधार है महाभियोग का प्रस्ताव का जो न्यायाधीश सिद्ध कदाचार या असक्षमता।
ये तो इसका आधार हो गया। और जब राष्ट्रपति महोदय के ऊपर लगाते हैं तो उसका आधार अलग होता है, वो होता है संविधान का अतिक्रमण। तो सबसे पहले तो ये हो गया आधार। सबसे पहले तो क्या हो गया, आधार। अब आगे हम बात करेंगे कि जिस न्यायाधीश को महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से हटाना है उसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। लिखित सूचना। दूसरी कंडीशन ये है, ये किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने आपको बताया महाभियोग का प्रस्ताव आता है सबसे पहले, महाभियोग का प्रस्ताव। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए कि प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। जब उस सदन के द्वारा 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए तो वह प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है संबंधित न्यायाधीश को। उसके बाद 14वें दिन उसी सदन में उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता है, और यदि वे विचार विमर्श के बाद वे प्रस्ताव उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर वे प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। तो दूसरा सदन संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने के लिए कहता है। संबंधित न्यायाधीश स्वयं या अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद जब दूसरा सदन आरोपों की जांच कर लेता है, उसके बाद ये पाता है कि ये आरोप सही है जो महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से लगाए गए, तो उस पर मतदान होता है। और मतदान के बाद यदि दूसरे सदन के द्वारा भी ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद से पारित मान लिया जाता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। तो राष्ट्रपति महोदय संबंधित न्यायाधीश को पद से बर्खास्त कर देते हैं। तो कुल मिला के आपको बताया, संविधान के अतिक्रमण सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर 14 दिन के पूर्व नोटिस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और ये भी यदि ये महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों के पृथक पृथक बहुमत यानी उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय संबंधित न्यायाधीश को बर्खास्त कर देते हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि ये महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। मान लीजिए बजट सत्र में प्रारंभ किया तो बजट सत्र में ये पूरा होना चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव गिर जाता है। और अभी तक भारत के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। हाँ, अवश्य एक बार जस्टिस वी रामास्वामी थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई थी, लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया जा सका है। मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब हम बुक से देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने या अयोग्यता की दशा में, मैंने आपको सिद्ध कदाचार बताया था, सिद्ध कदाचार या असक्षमता या अयोग्यता एक ही बात है, कि दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। विशेष बहुमत मैंने आपको बताया 2/3 बहुमत। स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। जब तक संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत की सहमति न हो तब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं उनको हटाने में विधायिका की शक्ति है। क्योंकि मैंने आपको जब नियुक्ति की बात बताई तो मैंने आपको बताया था कि न्यायाधीश इनको नियुक्त कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। हटाने की शक्ति किसको दी गई है? किसको दी गई है? विधायिका को दी गई। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका के नियंत्रण से न्यायपालिका को मुक्त रखा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचे रहे, शक्ति संतुलन बना रहे।
अब तक संसद के पास किसी भी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक विचार आया है और वह जस्टिस वी रामास्वामी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उनका नाम जस्टिस वी रामास्वामी केवल, लेकिन वो भी पारित नहीं हो सका था। तो मैंने आपको 2/3 बहुमत ये स्पष्ट मैंने आपको बता दिया कैसे हटाया जा सकता है। तो आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है 14 दिन के पूर्व नोटिस पर, और यदि ये प्रस्ताव दोनों सदनों के पृथक पृथक उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय संबंधित न्यायाधीश को पद से बर्खास्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं। भारत में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना। मैंने न्यायपालिका की संरचना में आपको एक दिन पिरामिड बताया था, उसको दोबारा बता देते हैं। पिरामिड भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। एकीकृत न्याय यानी पिरामिड के रूप में, पिरामिड का मतलब है भारत में एकीकृत का तात्पर्य ये कि भारत अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में नहीं थे। किस में नहीं थे? सर्वोच्च न्यायालय में। और अन्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती हैं, जिसमें शीर्ष स्तर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे अधीन कौन करती है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे कौन काम करती है? जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय के नीचे कौन काम करती है? अधीनस्थ न्यायालय करती हैं। अधीनस्थ न्यायालय। और जो भी 2 प्रकार की होती है मैंने आपको बताया, दीवानी और फौजदारी। तो इसी को बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड के रूप भारत में पिरामिड के रूप में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका के नीचे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। इसमें 2 बात हैं कि हम पद सोपान के रूप में देखें तो सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन है? सर्वोच्च न्यायपालिका। उसके नीचे कौन है? उच्च न्यायालय। उसके नीचे कौन है? जिला न्यायालय। उसके नीचे कौन है? अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन जब हम अपील की बात करेंगे तो हम मान लीजिए दीवानी या फौजदारी मामले के लिए हम पीड़ित थे तो हम कहाँ जाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय में। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी हम अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं संरचना पिरामिड के रूप में। तो देखो, भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है और मैंने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से एकाधिकार रूप से सर्वोच्च न्यायपालिका में निहित है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विरुद्ध भारत में प्रांतों के लिए अलग से न्यायपालिका नहीं, यानी केंद्र और राज्यों की एक ही न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद क्या है? अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। तो ये पिरामिड के रूप में आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए एकीकृत न्यायपालिका को, तो आप कहेंगे कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया क्योंकि भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका में निहित है और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय सारी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती हैं और इनके निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायपालिका में की जा सकती है, लेकिन पीढ़ी के हिसाब से की जाएंगी, पद सोपान के रूप में की जाएंगी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, नहीं, सीढ़ी के हिसाब जाएंगे, पद सोपान के हिसाब से। अब हम थोड़ा थोड़ा इनका काम देते हैं, कभी छोटा छोटा प्रश्न पूछ ले जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका कोई 2 काम बताओ, 1 काम बताओ, तो सबसे पहले इसके फैसले सभी न्यायालय को मानने पड़ते हैं अदालतों को, क्योंकि बाध्यकारी, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय है ये। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश करता है। इसके अलावा मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है और मुकदमों को ट्रांसफ़र करवा सकता है, सीधा सा है। यानी इसके निर्णय सभी को मान्य होते हैं। ये तो काम नहीं, ये तो सभी की ये आदेश है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका है। अब काम क्या है कि ये आपको पता है न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र आपको पता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं उच्च न्यायालय का, लेकिन
सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश पर। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को अपने यहाँ मंगवा सकता है उत्प्रेषण लेख के माध्यम से। इसके अलावा ये उच्च न्यायालय में चल रहे विवादों को तबादला कर सकता है। तबादला में मान लीजिए कोई राजस्थान उच्च न्यायालय में अभियोग चल रहा है तो उसको मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करता है। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी आपको पता है मुकदमे को उत्तराखंड की न्यायपालिका में आपको पता है कर सकता है। तो ये विवादों का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मामलों को। उसके बाद हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे। ये आपको पता है निचली अदालतों के फैसले यानी जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो मैंने आपको बता रखे हैं 5 प्रकार के लिए। और 5 प्रकार के लिए कौन कौन है उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली। दूसरी है परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडामस। उसके बाद तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिजन। उसके बाद चौथी है उत्प्रेषण। इसको बोलते हैं सेट्रिओरारी, सेट्रिओरारी। और पांचवी है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं क्यू वारेंटो, अधिकार परीक्षा। दूसरे पार्ट जब आपको पढ़ाया था तो अच्छी तरह इनको बताया था। आगे भी जब हम सर्वोच्च न्यायपालिका का जब कार्य क्षेत्र देखेंगे तब इनको अच्छी तरह दोबारा से पढ़ेंगे। तब केवल नाम तो ये सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायपालिका जारी कर सकती है। तो हम अब आगे देखेंगे कि इसमें मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकती है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकती है और अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन और उन पर नियंत्रण बनाए रखती हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में जो भी मुकदमात हैं उनकी सुनवाई करती हैं, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करती हैं और गंभीर किस्म के अपराधों की सुनवाई भी करती हैं। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई करती है। अब हम थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पढ़ें उससे पहले मैं आपको जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके जो 2 प्रकार के न्यायालय समझाए उनको मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये अधीनस्थ न्यायालय कौन से न्यायालय बताए आपको? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय इनमें 2 प्रकार के बताए, दीवानी और फौजदारी। दीवानी और दूसरी कौन सी है? फौजदारी। फौजदारी। अब मैंने आपको बता दिया जो चल और अचल संपत्ति से जुड़े होते हैं उनको मामलों को बोलते हैं दीवानी मामले, और जो लड़ाई झगड़ा हत्या लूटपाट से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं फौजदारी। तो ये अधीनस्थ न्यायालय या जो जिला न्यायालय के नीचे काम करती है 2 भागों में बढ़ जाती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे यानी न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं
इसमें जो दीवानी मामलों में आता है जिसको बोलते हैं सिविल न्यायाधीश, जिसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, जिला न्यायाधीश। इसके नीचे काम करता है अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अपर जिला न्यायाधीश। तो ये पहले क्रम का हो गया। उसके बाद इसके नीचे दूसरा क्रम हो गया। उसके बाद है सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिविल न्यायाधीश, ये तो होता है वरिष्ठ। और इसके नीचे काम करता है कनिष्ठ। इसके नीचे कौन काम करता है? कनिष्ठ। तो ये 4 हो गए, जिला न्यायाधीश, फिर अपर जिला न्यायाधीश, फिर सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, और फिर सिविल न्यायाधीश होता है कनिष्ठ खंड, या न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश और कनिष्ठ न्यायाधीश। तो ये 4 हो गए। उसी प्रकार हम बात करेंगे फौजदारी। फौजदारी अदालत में सबसे पहले होता है सत्र न्यायाधीश, जो सेशन जज बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश। इसके नीचे काम करता है अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। इसके नीचे काम करता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसके नीचे काम करता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसके भी 4 भाग हो जाते हैं, यानी सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसलिए जिला न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको कॉमन बोलते हैं कि दीवानी मामलों को सुनता है और फौजदारी मामलों को सुनता है। जब दीवानी मामलों को सुनता है तो उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, जब फौजदारी मामलों को सुनता है तो उसको सत्र यानी सेशन जज बोलते हैं।